हेलो एवरीवन, सो वेलकम ऑल ऑफ यू इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ग्रेविटेशन। तो आज की क्लास शुरू करेंगे। तो आज की क्लास के जो टॉपिक्स हैं वो हैं हमारे ग्रेविटेशन पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इन पे बेस्ड क्वेश्चंस बनने की टेंडेंसी जो है वो बहुत ज्यादा रहती है ना, चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इन टॉपिक्स को समझेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझेंगे और एकदम से बिल्कुल बढ़िया तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं विद द मोटिवेशनल थॉट। आज का थॉट क्या है? योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे, नॉट बाय टुमारो। यानी कि आपका फ्यूचर उसी से बनेगा जो आप आज कर रहे हो, जो कल करोगे उससे नहीं बनेगा। ठीक है ना? तो ये देखो कि तुम आज क्या कर रहे हो, तुम्हारा आज कैसा है। अगर तुम्हारा आज अच्छा है तो तुम्हारा आने वाला कल यानी कि फ्यूचर जो होगा वो अपने आप ही अच्छा बन जाएगा। ठीक है, तो ड्रीमिंग नहीं करनी है, बहुत ज्यादा ड्रीमिंग नहीं करनी। एक बात ध्यान रखना है हमेशा, क्योंकि अगर तुम ड्रीम्स ज्यादा देखोगे और वर्क कम करोगे तो तुम्हारे ड्रीम्स कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। एक बात ध्यान रखना हमेशा कि 5 मिनट ड्रीम्स तो 5 आवर्स की हार्ड वर्क। ये ध्यान रखना, ये रूल हमेशा फॉलो करना अपनी लाइफ में। ठीक है, ड्रीम्स देखना जरूरी है लेकिन इतने भी नहीं कि बस ड्रीम्स ही देख रहे हैं। ठीक है, तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। So our topic is gravitational potential। ठीक है, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल की पहले से हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। डेफिनेशन क्या लिखी है? द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास, एक छोटा सा यूनिट मास, फ्रॉम इंफिनिटी, इंफिनिटी से लेके आएंगे। ठीक है, जो कि जिसे हम क्या मानते हैं? रेफरेंस पॉइंट। तो पहले एक बात समझो कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। तो रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट मानते हैं जिस मतलब उस पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं जहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो मैंने इन्फिनिटी को रेफरेंस पॉइंट करके ऐसे ब्रैकेट में लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि इन्फिनिटी पे हम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या मानेंगे? जीरो। ठीक है, ये होता है। तो वर्क डन करना पड़ रहा है क्या लाने में? एक यूनिट मास को हमें लाने में वर्क करना पड़ता है टू अ पॉइंट, उस पॉइंट तक जो पॉइंट ग्रेविटेशनल फील्ड में है किसी मास के। तो क्या कहेंगे? उस पॉइंट पर जो वर्क करना पड़ा है तो हम क्या कहेंगे? उतना ही उस पॉइंट पर पोटेंशियल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। अब थोड़ा सा कम समझ में आ पाया होगा, कोई बात नहीं। देखो अब कि जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास ये एक मास है। ठीक है, तो मैंने पिछले लेक्चर में तुम्हें ये समझाया था कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई ये मास है और इसका ये सारा क्या है? ग्रेविटेशन फील्ड। तो इस ग्रेविटेशन फील्ड में किसी भी पॉइंट पर मैंने कहा कि चलो मान लेते हैं कि ये वाला कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट पर कोई मास है जिसे मैं इंफिनिटी से लेकर आ रही हूं और लाके यहाँ पे रख दिया। इस मास को मैंने पॉइंट, इस मास, स्मॉल मास यूनिट मास को इस पॉइंट पर लाके रख दिया। तो इसको लाने में जो मुझे वर्क करना पड़ा, यहाँ इन्फिनिटी से इस मास, छोटे वाले स्मॉल एम मास को यहाँ पे लेके आने में मुझे जो वर्क करना पड़ा, किसको लाने में? स्मॉल एम मास को करना पड़ा। दैट इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल। क्या? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। कहां पर? इस पॉइंट पर। ठीक है, तो व्हाट इज ग्रेविटेशन पोटेंशियल? ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ दिस मास इज इक्वल टू द वर्क डन in bringing a unit small mass from infinity to that point। ठीक है, बस इतनी ये डेफिनेशन वैसे भी तुम्हें कहीं लिखनी नहीं होगी। अब मैं अच्छे से लिख देती हूँ। तो v इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाता है? जो वर्क डन हमें करना पड़ा है स्मॉल m मास को लाने में। ठीक है, इतनी सी हमारी क्या है? बात है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अच्छा, तो ये जो हमारा पोटेंशियल होता है ये कैसी क्वांटिटी होती है? ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। इसकी यूनिट क्या रहती है? इसकी यूनिट हमारी क्या रहेगी? जूल पर किलोग्राम। ठीक है, जूल पर किलोग्राम। और अगर सीजीएस यूनिट में लिखेंगे तो अर्ग पर ग्राम। ठीक है, अर्ग पर ग्राम, इस तरह से हम लिख देंगे। अर्ग दिख रहा है? ठीक है, अब उसके बाद बताओ इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूले में हम क्या करने वाले हैं भाई? ऊपर देखो ये क्या है? वर्क। वर्क यानी कि वर्क की डायमेंशन क्या होती है? ml स्क्वायर t-2।
ठीक है, और नीचे क्या है मास, तो m से m तो चला गया, तो l स्क्वायर t माइनस टू रह जाएगी, तो हम लिख सकते हैं कि m0 l स्क्वायर t माइनस टू। ठीक है, तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, अब हम देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू वेरियस बॉडीज, अलग अलग बॉडीज की वजह से ग्रेविटेशन पोटेंशियल देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे एक मास की वजह से, तो पॉइंट मास की वजह से। तो मैंने कहा कि भाई मेरे पास ये है एक पॉइंट मास m, ठीक है, ये पॉइंट मास है, इसकी वजह से कोई एक पॉइंट है यहाँ पे p, और उस पॉइंट तक की ये डिस्टेंस है, यहाँ तक की ये डिस्टेंस, दैट इज r। r इज द डिस्टेंस, और इस पॉइंट p पे तुम्हें क्या करना है, बताना है, इस पॉइंट P पे बताना है पोटेंशियल। ठीक है, तो हम ये पोटेंशियल कैसे बताएंगे M इस पर, तो हम जानते हैं कि हमने क्या पढ़ा था पोटेंशियल का फॉर्मूला, V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन स्मॉल m। मतलब अगर मैं स्मॉल m मास को इस इंफिनिटी से इस पॉइंट पर लेके आई होंगी तो। ठीक है, ये टेढ़ी टेढ़ी सी लाइन लग रही है ना, एक पहले से सीधा कर लेते हैं, ये पॉइंट P और यहाँ तक की डिस्टेंस ये r। ठीक है, हाँ, तो अब ये क्या हो गया W अपॉन m। तो अब ये W कितना होता है, तो भाई W का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F डॉट डी आर। ठीक है, F डॉट डी आर। अब तुम बताओ कि जब ये यहाँ पे आ गया है, अगर कोई मास है स्मॉल m मास जो कि यहाँ आ गया है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा होगा, कितना फोर्स लग रहा होगा, यस G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये डी आर है, तो अब जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो फिर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास सॉल्व होके आ जाएगा, और ये वर्क डन जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि जब हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे होते हैं इस छोटे से मास को, तो हमें जो वर्क डन करना पड़ता है वो क्या होता है, वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट को करना पड़ रहा है ना, तो ये वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी है, इसलिए नेगेटिव है। ठीक है, तो अब पोटेंशियल की बारी आती है, तो पोटेंशियल क्या होगा, डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम। तो डब्ल्यू क्या था, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, और फिर यहाँ पे स्मॉल एम, तो ये क्या हो गया, माइनस जी एम अपॉन आर। तो जो स्मॉल एम लेके आ रहे होते हैं ना, उसका तो कोई मतलब ही नहीं होता, फॉर्मूले में तो वो आता ही नहीं है, तो कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर। तो फॉर्मूला मेरा क्या बन गया, v इज इक्वल्स टू माइनस जी एम अपॉन स्मॉल आर। तो ये क्या होता है, पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, तो पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव। तो इतना ध्यान रखना है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होगा वो हमेशा क्या आता है, नेगेटिव ही रहती है उसकी वैल्यू, बस इतना ध्यान रखो। ठीक है, कभी कभी कुछ चीजों की ना बस कुछ ही लिमिटेड चीजें होती है वो हमें याद रखनी होती है, तो इतना ध्यान रखना है कि तुम्हें यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, वो नेगेटिव होगी। ठीक है, तो चलो अब एक काम करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, छोटू सा क्वेश्चन कर लेते हैं, तुरंत की तुरंत हमारी बात भी क्लियर हो जाए। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, पॉइंट मास है, क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंट मास है 15 केजी का। ठीक है, वो कहाँ पे रखा हुआ है, ओरिजिन पे रखा हुआ है। ठीक है, फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना है तुम्हें इस पॉइंट पर, जो कि x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर 5 मीटर पर लोकेटेड है। तो अगर मैं इसका फिगर बनाऊं तो कुछ ऐसे करके फिगर बनेगा, है ना। हमने कहा कि भाई हमारा मास जो है वो यहाँ रखा हुआ है, ये ओरिजिन पे, दैट इज 15 केजी मास रखा है, और कहाँ पे पोटेंशियल निकालना है मुझे, ये लेट्स से कि इस पॉइंट P पे निकालना है, और इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स मुझे दे रखे हैं, मतलब वो x इक्वल टू 5 मीटर है, ये वाली चीज है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए एग्जैक्टली, तो x की वैल्यू मुझे 5 मीटर दे रखी है, तो पोटेंशियल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, माइनस जी एम अपॉन आर। तो g की वैल्यू क्या होती है, 6.6 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास क्या दे रखा है, 15 केजी में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेंज नहीं करना। डिस्टेंस मीटर में दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6.6 ये माइनस का इंटू 10⁻⁻11 इंटू 3। ठीक है, इस 5 से इसको काटेंगे, ये 3 बार कट जाएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 3 जा 3 6 जा 18, और ये 19.8 इंटू 10⁻⁻11 माइनस का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं v। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो यूनिट क्या लगाऊंगी, जूल पर किलोग्राम। ठीक है, तो दिस इज द आंसर, सिंपल था क्वेश्चन। अब हम सेकंड चीज देखेंगे, सिस्टम ऑफ मोर देन 2 मासेस। अगर मेरे पास 2 से ज्यादा मासेस का सिस्टम है, तो जैसे मैंने कहा कि मेरे पास भाई m1 मास है, मैंने कहा कि मेरे पास m2 मास है, ये ऐसे ही m3 मास है। ठीक है,
तो कोई एक पॉइंट है यहाँ पर, ये P पॉइंट है, तो इस पॉइंट P पर तुम्हें पोटेंशियल निकालना है। तो तुम्हें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि भाई इन मासेस से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या है। तो मैंने कहा ये R1 है, ये क्या है R2 है, और इस तरह से ये क्या है R3 है। तो इस तरह से हमने डिस्टेंसेस देख ली। तो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं है ग्रेविटेशन पोटेंशियल, तो इसलिए ऐसा कुछ वेक्टर वेक्टर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम सिंपल लिखेंगे, v इज इक्वल टू सिंपल ऐड करेंगे। तो देखो माइनस जी कैपिटल ये जो स्मॉल m1 वाला मास अपॉन R1, ठीक है, ये हो गया, प्लस फिर माइनस का g m2 अपॉन R2, ठीक है, इक्वल्स प्लस माइनस जी m3 अपॉन R3। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है ना। सबसे आसान फॉर्मूले इसी के ही होते हैं। तो अगर मैं इसमें से माइनस जी को कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बनता है, m1 अपॉन R1 प्लस m2 अपॉन R2 प्लस m3 अपॉन R3। ठीक है, तो बाकी तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना पार्ट कॉमन ले रहे हैं, कितना पार्ट अंदर रख रहे हैं। ठीक है, तो ये तो अगर हमारे पास मोर देन वन मासेस हैं तो हम इस तरह से सिंपल ऐड कर देंगे। बस ये ध्यान रखना है कि सब में नेगेटिव साइन लेके चलना है। तो चलो इस पे भी बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो हैवी पॉइंट मासेस हैं, ठीक है, एक है 10 टू द पावर 3 किलोग्राम और एक है 10 टू द पावर 5 किलोग्राम, ठीक है, सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। अब बोल रहा है कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग दैम। तो देखो क्या है कि हमारे पास भाई दो मासेस दे रखे हैं, एक मास ये है और एक मास ये है, और इन दोनों को जोड़ने वाली कोई लाइन है, ये ऐसे बनाती हूँ मैं, ये एक लाइन है जो इन्हें जोड़ रही है। तो एक मास कितना है 10 टू द पावर 3 kg और एक मास है 10 टू द पावर 5 kg। तो अब बोल रहा है कि ये दोनों जो है वो 200 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो इनके जस्ट मिड में कोई पॉइंट है, जस्ट मिड में, यानी कि इतनी इतनी डिस्टेंस 100 मीटर की हो गई, ठीक है ना, और इतनी डिस्टेंस भी 100 मीटर की हो गई। ठीक है, तो इस मिड पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग दैट। ठीक है, तो हम पोटेंशियल कैसे निकालेंगे भाई, अब पहले वाले दोनों की वजह से निकालते हैं। 10 टू द पावर 3 वाले की वजह से लिखती है, तो माइनस जी इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन कितना 100 मीटर, ये इसकी वजह से हो गया, प्लस प्रॉपर साइन लगाते हुए फिर g इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन 100। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसमें से कॉमन ले लेती हूँ, v इज इक्वल्स टू माइनस जी बाई 100 कॉमन ले सकती हूँ, और ऊपर से ले सकती हूँ 10 टू द पावर 3 भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो अंदर क्या बच रहा है, ये 1 प्लस 10 टू द पावर 2 कॉमन बच रहा है। ठीक है, इधर से 10 टू द पावर 3 बाहर आ गया तो 10 टू द पावर 2 ही तो बचेगा। तो अब देखो क्या हो रहा है कि v इज इक्वल टू माइनस, अब ये देखो क्या है 10 टू द पावर 2 का मतलब क्या हो गया 100, है ना, तो 100 प्लस 1 तो मतलब 101। ठीक है, तो ये क्या हो गया माइनस जी इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 101 अपॉन 100। ठीक है, तो मैं इसको अब आगे अगर लिखूं तो कैसे लिखेंगे, g की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 101 अपॉन 100। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि देखो अगर मैं इस 101 को इस 100 को लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट मानते हुए इसको कैंसिल आउट भी कर सकती हूँ मैं। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट में मैंने इसे कैंसिल आउट कर दिया, तो इस तरह से मेरा आंसर क्या आ जाता है, v इज इक्वल टू माइनस 6.67 करके होता है, 6.67 होती है ना जी की वैल्यू, तो 6.6 ही ठीक है अभी, इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 और प्लस का 3 है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 8, क्या लिख देंगे जूल पर किलोग्राम, जूल पर किलोग्राम। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर जो हमारा होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम देखेंगे यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर की वजह से। ठीक है, तो यूनिफॉर्म ये मैंने क्या बनाया हुआ है, एक सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर का मतलब समझते हो ना, अंदर तक पूरा भरा हुआ ना, जैसे मम्मी लड्डू बनाती है वही वाले लड्डू होते हैं, तो सारे अंदर तक सॉलिड होते हैं वही। ठीक है, तो ये हमारा है यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। तो इसकी वजह से ना अलग अलग पॉइंट्स पे निकालना होता है, जैसे कि कोई आउटर पॉइंट है ना, कोई सरफेस पे पॉइंट है और कोई इनर पॉइंट है, तो तीन पोजीशंस पे निकालना होता है। तो फिर मैं एक काम करती हूँ, इसको हटाती हूँ, छोटे छोटे अलग अलग तीन स्फीयर्स ही बनाते हैं तीनों कंडीशन। तो ये एक छोटा स्फीयर बनाया हमने, और इसकी ये थी भाई रेडियस आर, और हमने कहा कि कोई पॉइंट है, कहाँ आउटर पॉइंट है, ये पॉइंट है P1, और इसकी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की ये x। ठीक है,
ये x डिस्टेंस है, तो मुझे P1 पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल निकालना है तो पहला क्या है मेरा, एट एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट, एट एक्सटर्नल पॉइंट। तो जब भी एक्सटर्नल पॉइंट की बात हो तो हमेशा यही सोचना है कि भाई ये जो इतना बड़ा सा सॉलिड स्फीयर है, ये सारा का सारा इसका मास जो है वो यहीं पर सिचुएटेड है, ठीक है, ये m मास है अगर इसका, तो ठीक है, तो m मास जो है ये नहीं सोचना कि इतना बड़ा स्फीयर है, क्योंकि अगर ये इतना बड़ा स्फीयर है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसके सेंटर पे, यहीं पे। तो इसका मतलब हम इसका सारा मास कहाँ कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, यहाँ इसके सेंटर पे। तो इसका मतलब बस यही सेंटर ऑफ यही मास है जो मुझे यही कंसीडर करना है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा समझना है कि एक छोटा सा मास है जो कि यहाँ पे इसके सेंटर पे रखा है, उसकी वजह से P1 पॉइंट पे देख रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, V इज इक्वल्स टू जी, मतलब माइनस का लिखते हैं, ठीक है, माइनस जी एम अपॉन आर, ठीक है, सॉरी नॉट आर, क्या लिखेंगे, डिस्टेंस क्या है x, कहाँ से, सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है x, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई, हमने कहा कि मुझे आप बताओ कि सरफेस पॉइंट पे क्या होगा, ठीक है। तो अगर मैं, फिर हम एक स्फीयर बनाते हैं फिर से, तो हमने ये लिया स्फीयर, ये लिया स्फीयर, और ये बनाई इसकी रेडियस, ठीक है, और एक पॉइंट है कोई यहाँ पर P2, और इस पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ पर ये जो x होगा, अब ये x इक्वल टू आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब अगर मैं कहूँ कि एट सरफेस पॉइंट, एट सरफेस पॉइंट, एट सरफेस पॉइंट यानी कि P2, P2 पे क्या होगा हमारा भाई, कि V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस जी एम अपॉन एक्स ही लिखते हैं, लेकिन अब क्या है वो x r के बराबर हो गया, तो जी एम अपॉन आर हो गया। अब सारा खेल आता है कि भाई इंटरनल पॉइंट पे क्या होता है, तो ये बस यहाँ पे ही थोड़ा सा अलग है, वो भी पोटेंशियल के केस में, ठीक है। तो इंटरनल पॉइंट पे जैसे ये डिस्टेंस है r, ये रेडियस r हो गई, ठीक है, इसका मास लिख देती हूँ, ये m है ना, ये भी मास m है। तो इंटरनल पॉइंट है हमारा कोई यहाँ पर, लेट्स से कि ये पॉइंट है P3। तो अब ये जो पॉइंट P3 है, तो जैसे हम ग्रेविटेशन फील्ड निकाला था वैसे नहीं निकालते हैं, ठीक है। तो ना ही अब हमें इसका कोई डेरिवेशन सीखना है कि भाई कैसे डेरिवेशन होता है, क्या होता है, हमें वो नहीं समझना है। हमें बस इससे मतलब है कि सॉलिड स्फीयर के केस में इंटरनल पॉइंट पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला याद करवा दो, रटा दो, समझा दो कैसे है, बस वो वाली चीज है। तो अब मैं कहूँ कि इंटरनल पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट क्या है, एट इंटरनल पॉइंट, पॉइंट P3, ठीक है। तो अब क्या होगा भाई, V इज इक्वल्स टू, कैसे याद रखना है, G कैपिटल M अपॉन, ये भी अगेन माइनस का, G कैपिटल M अपॉन R क्यूब है। अब यहाँ अभी तक आर आर लिख रहे थे हम अपॉन में, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3/2 आर स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर। इसी तरह से याद कर लो इस फॉर्मूले को कि जी एम अपन आर क्यूब आनी है पहली बात, दूसरी बात 3/2 आर स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर, ठीक है, दैट्स इट। इसी तरह से दोस्तों यहाँ एक एक ये वाला चीज हो गई जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात थी, नहीं तो बाकी तो सिंपल ही था, ठीक है ना। तो अब एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम इनका ग्राफ देखते हैं कि तीनों सिचुएशन में आखिर ग्राफ कैसा ड्रॉ होता है, ठीक है। तो ग्राफ यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं इसी पेज पर। तो मैं ग्राफ अगर मैं बनाऊं, तो ग्राफ मेरा कैसे बनेगा, सबसे पहली बात, जो ग्राफ होगा क्या वो एक्सिस से ऊपर होगा या नीचे होगा, इस ये एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, कहाँ बनेगा, यस नीचे बनेगा। क्यों, क्योंकि इतनी देर से सारे पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में बनेगा, ठीक है। तो ये हम किसके साथ बना रहे हैं, v और x के बीच में हम ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, अगर तुम देखो यहाँ पर क्या है, x इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन है ये, x इक्वल्स टू 0 यानी कि एट सेंटर, ठीक है, एट सेंटर। तो एट सेंटर कितने हो जाएगी, यहाँ पे यही फॉर्मूला है, इंटरनल पॉइंट पे होंगे तो x इक्वल्स टू 0 रख दो, x इक्वल्स टू 0 यानी कि x इक्वल्स टू 0 मतलब सेंटर पे आ गए, तो ये फॉर्मूला कितना बच रहा है, माइनस जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू 3/2 आर स्क्वायर, ठीक है, दिख ही नहीं रहा, एक मिनट, ठीक है। तो एट सेंटर हमारा क्या हो जाता है, एट सेंटर यहाँ लिखते हैं, एट सेंटर, ठीक है, x इक्वल्स टू 0 हो गया, x इक्वल्स टू 0 हो गया, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 3/2 जी एम अपॉन आर। तो यानी कि एट सेंटर पोटेंशियल इज मैक्सिमम, सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहाँ है, सेंटर पे ही है। तो मैंने कहा कि ये कितना हो रहा है, माइनस 3/2
gm/r, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या होते हैं धीरे धीरे, फिर हम ये हमारे x इक्वल टू 0, फिर एक पोजीशन आएगी जहां पे x जो होगा वो r के बराबर हो जाएगा, और जब x r के बराबर था तो कितना था वैल्यू, -gm/r। तो यानी कि -gm/r की वैल्यू तो ऑब्वियसली इससे कम तो है ना, -gm/r। वैल्यू वाइज देखो, वैल्यू वाइज, साइन वाइज नहीं, वैल्यू वाइज, ये क्या है 3/2 यानी कि 1.5 टाइम्स ऑफ gm/r। ये क्या है 1 इंटू gm/r, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू के हिसाब से तो ये बड़ा है, ये वैल्यू के हिसाब से कम है ना। तो और फिर उसके बाद यहाँ पे इस साइड क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन r, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, और एक्सटर्नल पॉइंट पे क्या होता है, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का केस हो जाता है। तो फिर हमारा ग्राफ कैसे बनना चाहिए बताओ, हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, यूं करके, इस तरह, ठीक है। तो तुम देखो कि यहाँ पर क्या कंडीशन हो रही है, तो इतने केस में यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, ये पैराबोला मिल रहा है, पैराबोला, ठीक है। और इधर केस में हमें क्या मिल रहा है, हाइपरबोला मिल रहा है ग्राफ में, ठीक है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि इधर की साइड v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है, ठीक है ना, और इधर की तरफ क्या हो रहा है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर वाली कंडीशन आ रही है, देखो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर वाली कंडीशन, ठीक है, ठीक है। तो चलो, तो उसकी वजह से हमने ये ग्राफ बनाया, और हम यहाँ पे इसको ऐसे, थोड़ा सा रुको एक मिनट, इस इसको हमें एक ही लाइन में लेके आना होगा, ये ऐसे, और यहाँ हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू r, ठीक है। इस तरीके से हमने अपना ग्राफ बना लिया। देन हमारे पास नेक्स्ट चीज है स्फेरिकल शेल। तो स्फेरिकल शेल का क्या केस है, मतलब अंदर से खाली खाली, तो ये है स्फेरिकल शेल, और फिर है भाई ये इसकी रेडियस r, इसका मास m, और एक्सटर्नल पॉइंट p1। तो बताओ भाई जल्दी से, एक्सटर्नल पॉइंट p1 जो कि x डिस्टेंस पे है, तो फिर क्या होगा, पहला एट एक्सटर्नल पॉइंट, तो सबसे आसान काम जो है ना वो इसी में ही है, एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। क्या है P1, जिसपे क्या हो रहा है हमारा पोटेंशियल, क्या हो जाएगा -gm/r, सॉरी x, सेंटर से डिस्टेंस, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे हमारा यहाँ पर तीनों इसी में ही समझा देती हूँ मैं, क्योंकि ये तीनों ही बहुत सिंपल से ही है, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई हमारी इसकी रेडियस हो गई r, और यहाँ पे अब ये आ गया है सरफेस पॉइंट पे, और फिर मैंने कहा कि भाई डिस्टेंस है ये x, और इस केस में तीसरे वाले केस में रेडियस है ये r, और अब की बार जो पॉइंट होगा वो अंदर है वो P3, ठीक है, और P3 की जो डिस्टेंस है दैट इज ये x है, ठीक है। तो मास तीनों में वही सेम चीज है, मतलब थोड़ा अलग अलग, एक ही स्फीयर का मैंने अलग अलग कंडीशंस दिखाई हैं। फिर उसके बाद सेकेंड वाले केस में, यानी कि एट सरफेस पॉइंट, एट सरफेस पॉइंट यानी कि P2, P2 के केस में क्या होगा, अगेन सेम वही रहेगा पहले जैसा, -gm/r। बस अब बात यहाँ पे करते हैं, तो इंटरनल पॉइंट पे क्या हो जाता है, वही रहता है जो सरफेस पर होता है, एट इंटरनल पॉइंट ग्रेविटेशन पोटेंशियल जो है वो वही रहता है जो सरफेस पे होता है, ठीक है, -gm/r, ठीक है। तो ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल रहते हैं, इक्वल, किसके केस में, इन केस ऑफ स्फेरिकल शेल, क्लियर है। तो अगर मैं इसका ग्राफ देखूं तो फिर भाई हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो पहली बात तो इसका भी ग्राफ नीचे बनेगा, ठीक है, ये v और x के बीच में ग्राफ बना रहे हैं, तो इसका भी ग्राफ नीचे बनेगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू ये 0 वाली कंडीशन है, यानी कि सेंटर पे है। फिर कोई कंडीशन आएगी जहाँ पे x जो होगा वो r के बराबर होगा, और इधर की तरफ क्या है, x इज मोर देन r, ठीक है। तो जब x r के बराबर है, अब तुम देखो कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे पॉइंट क्या है, इंटरनल पॉइंट, ठीक है, क्या है ये, इंटरनल पॉइंट, ये सारे इंटरनल पॉइंट्स हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट्स, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट। और यहाँ ये क्या है, हमारी सरफेस, सरफेस, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि इंटरनल पॉइंट और सरफेस पे क्या है, सेम वैल्यू रहती है, तो कितनी रहती है, -gm/r ही रहती है। फिर उसके बाद यहाँ से प्रोपोर्शन वो वाला आता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला केस, तो हम ग्राफ को ऐसे हाइपरबोला बना देंगे, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ हमारा किसका रहेगा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल इन केस ऑफ स्फेरिकल शेल, ठीक है। तो आई थिंक अब ये एकदम से क्लियर हो गया होगा।
अब हम देखते हैं एक रिंग की वजह से, तो हम क्या करेंगे, एक रिंग ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। ये क्या है, मेरी एक रिंग, ठीक है। और रिंग की वजह से उसकी एक्सिस पर बताना है हमें। तो हमने कहा कि भाई ये एक्सिस है, और हमने कहा कि ये चीज जो है इसकी रेडियस है, और एक्सिस पे कोई पॉइंट है P, जो पॉइंट है यहाँ इसके सेंटर से x डिस्टेंस दूर, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पे बताना है। तो फिर तुम देखो कि ये इस रिंग का मास है m। तो अब तुम देखो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस होती है ना, सारा मास तो जो है वो रिंग पे ही तो है सिचुएटेड, सारा मास कहाँ है, रिंग के पे। तो इन सब की वजह से इस तरह से देखते हैं, तो ये वाली डिस्टेंस ही लेते हैं, और ये वाली डिस्टेंस कितनी होती है, √r² प्लस x²। सारा स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल। हम क्या कर देंगे, देखो फॉर्मूला याद रखो, और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ तुम्हें यहाँ पे फॉर्मूले से मतलब है। v इज इक्वल टू -gm अपॉन √r² प्लस x², ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना। क्लियर है। तो ये रिंग का केस हो गया, तो ऑलमोस्ट हमने सबके कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का क्या रिलेशन है, तो देखो कि सबसे बड़ा क्या कि v इज इक्वल टू क्या होता है, -E.dr। अब लेकिन ये ऐसे ही नहीं, इंटीग्रेशन लगाते हैं हम इसमें, इंटीग्रेशन लगाते हैं प्रॉपरली। अगर मैं लिमिट्स लगाऊं तो v1 से v2 तक की इसमें लिमिट्स, और यहाँ पे r1 से r2 तक की लिमिट्स। तो दिस इज द फॉर्मूला कि रिलेशन जो है ग्रेविटेशन फील्ड और ग्रेविटेशन पोटेंशियल का रहता है, ठीक है। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करके लेंगे तो ये v2 माइनस v1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस, इंटीग्रेट करते हैं तो अगेन यही सेम चीज, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू होगी हम उसको पुट करके तब इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी रहती है, ठीक है, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी रहती है, ठीक है। तो ये तो जब हम इसको यूज कर सकते हैं जब इलेक्ट्रिक एक्चुअली क्या है, ये चीजें ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी यूज होती है, तो बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये मुंह से निकलता है। तो जब भी हमें ग्रेविटेशन फील्ड दे रखा है तब हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे, लेकिन अगर मुझे पोटेंशियल दे रखा है तो मैं क्या यूज करूंगी, dv/dr, ठीक है। तो dv/dr फॉर्मूला हम यूज करेंगे, लेकिन इसका मॉडिफाइड, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। हम कैसे करने वाले हैं इसको, अब जैसे कि मान लो कि हमारे पास कोई क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में ये लिखा है कि ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशन फील्ड जो है वो इस तरह से है, EX प्लस EY प्लस EZ ठीक है, ये है। और रेडियस वेक्टर जो है, ये आर वेक्टर जो है वो मेरा क्या दे रखा है, एक्स आई कैप प्लस YJ प्लस ZK, ठीक है, ये दे रखा है। तो मैं कैसे निकालूंगी अपना ग्रेविटेशन पोटेंशियल का, हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले एक बात समझनी होती है कि EX जो है वो हम कैसे लिख सकते हैं, dV/dx, ठीक है। मतलब मैं ये क्या बता रही हूँ, मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि अगर हमारे पास पोटेंशियल दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें पोटेंशियल दिया हुआ है, हमें ग्रेविटेशन फील्ड निकालना है, पोटेंशियल दिया है, फील्ड निकालना है। तो पोटेंशियल दिया है तो फिर क्या करेंगे, सबसे पहले पहले EX अलग निकालना पड़ता है, EY अलग निकालना पड़ता है dV/dy से, और EZ जो होता है वो अलग निकालना होता है dV/dz से, ठीक है। और फिर फाइनली जाके हम क्या करते हैं, इन तीनों का कॉम्बिनेशन फिर इस तरह से लिखते हैं। तो अब ये वाली बात जब अच्छे से समझ आएगी जब हमारे पास क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक इफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल इज v इक्वल्स टू XY², तो मुझे ग्रेविटेशन पोटेंशियल दिया है, क्या पूछ रहा है, ग्रेविटेशन फील्ड बताओ 2,1 पर। अब क्या करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या दिया हुआ, ग्रेविटेशन फील्ड दिया हुआ, ग्रेविटेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो मैंने कहा था कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल दिया होगा तो तुम्हें लगाना है E इक्वल्स टू dV/dr। अब ये इसमें E कैसे निकालेंगे, अब ये जो E जो है वो सिर्फ E नहीं निकाला जाता, EX अलग, EY अलग, EZ अलग, क्योंकि ये फील्ड जो है वो तो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी x एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग और z एक्सिस के अलोंग सब निकालना पड़ेगा। तो EX कैसे निकालेंगे, v लिख लेती हूँ पहले, v क्या है, XY², तो EX कैसे निकालेंगे, dV/dx, v क्या है मेरा, पर ये d क्या है, ये XY² अपॉन dx। अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है,
एक्स के रिस्पेक्ट में हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है, तो मुझे क्या, बाकी एक्स के अलावा जो भी चीज है फिर तो वो कांस्टेंट है, तो फिर वो कांस्टेंट है तो बाहर ले आओ। फिर अब इसका मतलब क्या रह गया, अब ये सिर्फ dx अपॉन dx, यानी कि ये तो वही हो गया, ठीक है। तो सिंपल वाई स्क्वायर आ गया। अब लेकिन ये तो माइनस में होता है ना, सब कुछ क्या होता है, माइनस 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 माइनस, ठीक है, माइनस में आएगा। इस तरह से फिर ई वाई देखेंगे तो माइनस डी वी अपॉन डी वाई करेंगे, फिर माइनस डी, यही एक्स वाई स्क्वायर अपॉन डी वाई करेंगे। तो इससे क्या होगा, अब y के अलावा जो भी चीजें हैं वो कांस्टेंट है तो उसे बाहर रख लो। फिर वाई स्क्वायर क्या हो गया, अब ये डी वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करना है तुम्हें, तो ये माइनस एक्स और फिर ये 2y, यानी कि मैं ऐसे लिख सकती हूँ माइनस 2xy, ठीक है, 2xy। तो मुझे क्या मिल गया, अब ई जेड निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ई जेड वाला कंपोनेंट यहाँ पे है ही नहीं, है ना, पोटेंशियल में ही नहीं है। तो अब मेरे पास मेरा फील्ड क्या आ जाएगा, फील्ड क्या हो जाता है, ई एक्स आई के प्लस ई वाई जे कैप। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन में वैल्यूज भी दे रखी है कि यहाँ पे x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो इसको पुट करेंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, और इसमें पुट करेंगे तो माइनस 2 इंटू 1, यानी कि ये माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर लेंगे, यहाँ पे माइनस आई कैप माइनस 4 जे कैप। तो दिस इज द ग्रेविटेशन फील्ड जो हमने निकाल लिया। लेकिन अगर हमसे मैग्नीट्यूड पूछे तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 70, ठीक है। और यूनिट्स लगा देंगे ग्रेविटेशन फील्ड की, जो भी हमारी यूनिट है, ठीक है, तो हम वो लगा देंगे। जैसे हमारे पास क्या होगा, न्यूटन पर किलोग्राम, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ये ध्यान रखना है जब भी पोटेंशियल दिया होगा तो तुम्हें ई एक्स ई वाई सेपरेटली निकालने पड़ेंगे, और ये जो एट लिखा है ना कि एट दिस पॉइंट, किसी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो उसमें से एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू को लेते हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमारे पास अब ग्रेविटेशन फील्ड दिया है, अब पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो ग्रेविटेशन फील्ड दिया है, देखो ग्रेविटेशन फील्ड दिया है, पोटेंशियल निकालना है एट जीरो, यानी कि ये जीरो, और फाइंड द पोटेंशियल एट, मतलब ये बोल रहा है कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट इज जीरो एट ओरिजिन, मतलब ग्रेविटेशन पोटेंशियल जो है वो जीरो है ओरिजिन पे, एंड फाइंड पोटेंशियल एट 2,1। तो हम क्या करेंगे इसके केस में, हमें बताइए कि अब हमें ग्रेविटेशन फील्ड दिया हुआ है तो हम फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, v इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है। तो मुझे अब तो इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा, तो v इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो कहाँ से r की लिमिट्स क्या लगाएंगे, 0,0 से लेकर 2,1 तक। 2,1 का मतलब है x की जगह पे 2 है, y की जगह पे 1 है, ठीक है। यहाँ पे x की जगह पे 0 है, y की जगह पे 0 है, ठीक है। और फील्ड की वैल्यू रखेंगे माइनस एक्स आई कैप माइनस 2y स्क्वायर जे कैप, ठीक है। और फॉर्मूले का माइनस बाहर, फिर ये डी आर। अब उसके बाद इसे इंटीग्रेट कर लो भाई, कैसे करोगे, पहले अब तुम देखो एक काम कर लेते हैं, इस फॉर्मूले ये वाले माइनस को बाहर ले जाएंगे तो फिर इस वाले माइनस से बैलेंस हो जाएगा, तो फिर सारा माइनस का मामला खत्म। फिर ये इस एक्स को करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2y³ बाई 3। अब इसके ऊपर लिमिट्स हैं 0,0 की, कहाँ तक, 2,1 तक, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से अब x की जगह पे x की वैल्यू पुट करो, क्या, ये x की वैल्यू ये है, मतलब x है ना, x की जगह पे x की वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला करते हैं, वही करेंगे। तो 2 स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 × 1³ बाई 3, ठीक है। लोअर लिमिट रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 0 है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये 4/2 प्लस 2/3, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2 3 6, 12 प्लस 4 यानी कि 16/6, यानी कि 8/3, 8/3। अब ये पोटेंशियल आया है तो पोटेंशियल इज जूल पर किलोग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना आंसर निकाल लेंगे, क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, तो मैंने हमेशा बोला है कि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये होता है कि
आपके जो भी सिस्टम है, जो भी मासेस हैं, अगर हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो जो भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये है कि मासेस जो है वो किस तरीके से अरेंज्ड है, ठीक है ना, उनके ऊपर फोर्सेस जो लग रहे हैं, मतलब उनकी पोजीशन जो है वो हमें कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी बताने की कोशिश कर रही होती है। तो एग्जैक्टली अगर प्रॉपर डेफिनेशन वाइज जाए तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब यह है कि कुछ मासेस जो कि इन्फिनिटी पे रखे हुए थे, वहां से आपको उठा के आप अगेंस्ट द ग्रेविटी आपने उन्हें उठा के लेके आते हो और एक पोजीशन पे रखते हो, तो आपको कितना फोर्स कर लगाना पड़ा अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये सारी डेफिनेशन ना ही कुछ याद रहती हैं, ना ही एग्जाम में आती हैं। तो एग्जाम में जो आता है वो हम पढ़ते हैं। एग्जाम में आता है कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला रहता है, यानी कि रिलेशन रहता है कि अगेंस्ट द ग्रेविटी जो फोर्स लगाया है, ठीक है। तो U इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर, ठीक। तो ये हमारा रिलेशन रहता है। तो ये क्या है, यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहाँ U1 से लेके U2 तक की इसकी लिमिट्स लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से हमने इसकी ये लिमिट्स लगाई हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू माइनस, ये क्या है, F डॉट डी आर, ये क्या है, वर्क डन, ठीक है। तो हमें वर्क डन करना पड़ा है, वर्क डन हमें करना पड़ा है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U1 माइनस U2 इज इक्वल टू माइनस W, ठीक है। तो माइनस W ये वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी जो हमें करना पड़ा था। तो U2 माइनस U1 इज इक्वल टू, यानी कि डेल्टा U, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, W, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है, ये ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डेल्टा यू क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये वर्क क्या है, डब्ल्यू इज द वर्क डन, ठीक है। तो बाकी हम आगे बढ़ते हैं, बारी बारी से एक एक का सिस्टम में पढ़ते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, दो पार्टिकल का सिस्टम है, कहा कि एक पार्टिकल मेरे पास ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा, ठीक है। तो मैंने कहा ये M1 पार्टिकल और ये M2 पार्टिकल, और ये दोनों पार्टिकल अगर r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो इन दोनों पार्टिकल्स की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो हम अगर ये दोनों पार्टिकल एक सिस्टम बना रहे हैं ना, तो इस सिस्टम की क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो क्या लिखेंगे, माइनस G M1 M2 अपॉन R, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, क्या होगी, U इक्वल्स टू माइनस G M1 M2 अपॉन R, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि भाई, इससे ये समझ में आ रहा है कि U जो होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है, जैसे पोटेंशियल हमारा नेगेटिव होता है, वैसे U भी हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव रहती है, क्योंकि जीरो हम कहाँ मान रहे हैं, इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो इन्फिनिटी जो है वो अर्थ से कितनी दूर है, वहां पे हम जीरो मान रहे हैं। तो फिर उसके बाद अर्थ से पास आते जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी तो कम होती जाएगी ना, समझो इस बात को, जैसे कि ये अर्थ है, ठीक है, और यहाँ इन्फिनिटी पे हम जीरो मान रहे हैं। इन्फिनिटी तो बहुत दूर डिस्टेंस हो गई, और फिर अर्थ के पास आती जाती है कोई भी बॉडी, तो फिर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी कम होती है ना, तो अब ये जीरो से कम होगी तो ऑब्वियसली नेगेटिव में ही तो आएगी, ठीक है। इस तरह से याद रख सकते हैं। तो U इज इक्वल टू, और क्या हो सकता है, हम कैसे लिख सकते हैं कि U इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं कि V पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, किसी, अगर जैसे मैंने कहा कि M1 की वजह से देख रहे हो, तो मैंने कहा कि तुम इस पॉइंट पे जहाँ पे M2 रखा है वहां पे M1 की वजह से पोटेंशियल निकाल लो, ठीक, और उसमें M2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरह से भी हम पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हैं, U इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू मास। उसके बाद ये हमारी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी और डायमेंशनल फॉर्मूलाज वगैरह जो है वो सब क्या है, एनर्जी के बराबर ही है, क्योंकि एनर्जी है तो फिर ये एनर्जी के जैसा ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, क्योंकि सारा खेल है इसमें क्वेश्चंस का, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन कर लेते हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो इसमें इसमें थ्योरेटिकल पार्ट का इतना वैल्यू नहीं है। दो पॉइंट है जिसके मास है वन, दो पॉइंट मासेज है जिसका मास है 1 kg और 4 kg, वो 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। तो फिर अब सिंपल सा क्वेश्चन है, एक ये रहा, एक ये रहा, यानी कि ये 1 kg रखा है, ये 4 kg रखा है, ठीक है, और ये दोनों है हमारे 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस जी की वैल्यू लगा दो 6.6 इंटू 10⁻⁻11 जी हो गया, M1 यानी कि 1 kg, M2 यानी कि 4 kg अपॉन R यानी कि 10 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर से मीटर में चेंज किया, तो U इज इक्वल टू हो गया। अब ये 4 6 जा 24, और ये फिर से 26.4 इंटू 10⁻⁻9 आ जाएगा, ठीक है।
बाकी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वो माइनस का हम लिख सकते हैं 2.64 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, नो नो नो, -10 नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पर ये 10⁻⁹ नहीं होगा, क्योंकि ये 10⁻⁻1 रह जाएगा इस 10 की वजह से भी, तो ऊपर आएगा ये 10⁻⁻10। ठीक है, अब ये पॉइंट को मैंने लेफ्ट साइड शिफ्ट किया है, तो लेफ्ट साइड शिफ्ट करने से अगर मैं इस डेसिमल को लेफ्ट साइड शिफ्ट करती हूँ तो यहाँ पावर जो होती है बढ़ती है, तो एक डिजिट से शिफ्ट किया तो एक नंबर से बढ़ेगी, तो -10 में एक बढ़ाएंगे तब यहाँ पे आ जाएगा -9, और ये एनर्जी है तो जूल इसकी हमने यूनिट लगा दी। ठीक है, तो सिंपल था क्वेश्चन हमारा ये वाला। अभी आएंगे थोड़े से टफ टफ। अब हम देखेंगे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मोर देन 2 पार्टिकल्स। ठीक है, सिस्टम ऑफ मोर देन 2 पार्टिकल्स का देखेंगे। तो फिर देखो, जैसे कि मैंने कहा कि भाई हम मान लेते हैं कि हमारे पास 4 पार्टिकल है, मैंने ये ऐसे स्क्वायर बना दिया और इस स्क्वायर के कॉर्नर पे रखे हुए हैं। मैंने कहा कि एक पार्टिकल ये रखा है m1, एक पार्टिकल ये रखा है m2, ठीक है, ये पार्टिकल रखा है m3 और ये पार्टिकल रखा है m4। ठीक है, अब क्या करना है हमें कि इन दोनों के, इन पूरे 4 पार्टिकल का जो सिस्टम है इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो उसके लिए मेरे को हर पार्टिकल के बीच की क्या होनी चाहिए, डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो मैंने मान लिया कि m1 m2 के बीच की डिस्टेंस है r12, ठीक है, m2 m3 के बीच की डिस्टेंस है r23, m3 m4 के बीच की डिस्टेंस है r34, m1 m4 के बीच की डिस्टेंस है r14। अब m1 m3 हर मास के, हर सब का पेयर होना चाहिए, मेरे को पता है सबके पेयर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो m1 और m3 के बीच की डिस्टेंस होगी r13 और m2 m4 के बीच की डिस्टेंस है r24। ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे सबके पेयर बनाने हैं। ठीक है, सबके पेयर बनाने होते हैं। तो पेयर कैसे बनाते हैं हम इसमें, हमने सबकी डिस्टेंस लिख दी, सबके बीच की डिस्टेंस हमें मिल गई, तो u इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, माइनस, सबसे पहले माइनस g m1 m2। मतलब देखो तुम क्या करो, सबसे पहले एक मास पकड़ो m1, ठीक है, फिर इसका एक के साथ पेयर बनाओ, फिर इसका इसके साथ पेयर बनाओ, फिर इसका इसके साथ पेयर बनाओ। ठीक है, 3 पेयर बनने देखेंगे, जी m1 m2 अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने ऐसे रख दिया। तो इसीलिए ये आसान रखा है ताकि आसानी से समझ में आए कि ये 1 2 जो है, r12 जो है वो 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे ही माइनस जी m1 का m2 के साथ हो गया, अब m3 के साथ। ठीक है, तो ये r13, फिर प्लस, फिर माइनस जी m1 m4, तो ये 3 मास सबके साथ कवर कर लिया हमने। अब देखो कोई भी ऐसा तो नहीं है मतलब जिसका किसी के साथ पेयर बना हुआ रह नहीं जाना चाहिए, तो m1 का मैंने इसके साथ और इसके साथ ये पेयर का बंद कवर कर लिया। फिर m2 को उठाओ, m2 का m1 के साथ हो गया, हाँ जी हो गया, फिर m2 का m3 का साथ देखो और m4 के साथ देखो। तो फिर अब क्या करेंगे, प्लस माइनस का जी m2 m3 अपॉन r23, ठीक, फिर प्लस, फिर क्या करेंगे, जी m2 m4 अपॉन r24। ठीक है, r24 का मतलब क्या हो गया, ये वाली डिस्टेंस। ठीक, अब ये तो हो गया। अब उसके बाद m3 वाला मास पकड़ो, m3 वाले का सबके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, तो m3 का m1 के साथ हो चुका, हाँ जी हो गया, m3 का m2 के साथ हो गया, हाँ जी हो गया। ठीक है, अब m3 का सिर्फ और सिर्फ m4 के साथ रह गया है, तो वही देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस जी m3 m4 अपॉन r34। ठीक है, तो m3 और m4 के बीच की डिस्टेंस। ठीक, अब m4 को देखो, m4 को देखो, क्या इसका m1 के साथ हो गया, हाँ जी हो गया, m2 के साथ हो गया, हाँ ये हो गया, m3 के साथ हो गया, हाँ हो गया। अब सारे पेयर बन हुए। तो यही हमारे, इस तरह से हमें जब डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, मतलब 2 से ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं, तो ऐसे पेयर बनाने पड़ते हैं। तो अब हमें ऐसे कैसे पता करेंगे कि भाई कितने पेयर बनने हैं, बाई चांस पेयर बनाते वक्त गड़बड़ हो गई, कोई कमी रह गई, तो क्या करना है कि नंबर ऑफ पेयर्स जो बनते हैं, ये हम चेक कैसे कर सकते हैं कि नंबर ऑफ पेयर जो बन रहे हैं हमारे, वो कैसे बनेंगे, n -1/2 फॉर्मूला से। तो यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि भाई हमारे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। अब तुम देखो कि यहाँ पे 4 पार्टिकल्स थे, ठीक है, तो यहाँ पे 4 रखूंगी, यहाँ पे भी 4 रखूंगी। तो देखो एग्जाम्पल के लिए समझाती हूँ कि अगर मेरे पास n = 4 है, तो पेयर्स मेरे पास कितने बनेंगे, पेयर बनेंगे 4 × 3/2 यानी कि 6। ठीक है, ऐसे ही मैंने कहा कि अगर मैं तुम्हें 6 पार्टिकल का सिस्टम दे दूं तो पेयर बनाऊंगी, तुम कितने बनाओगे, 6 × 5/2 यानी कि
3 इंटू 5 यानी कि 15 पेयर बनेंगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आएगा तो 3 पार्टिकल वाला आ जाता है, तो 3 पार्टिकल वाला आएगा तो 3 इंटू 2/2 यानी कि 3 पेयर बनते हैं उसमें, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छा, एक ही क्वेश्चन तुम्हें बहुत सारा कुछ सिखा देगा। क्या सिखा रहा है देखो, कि 3 पार्टिकल्स हैं, m 2m और 4m, ठीक है, वो कॉर्नर ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल पर रखे हैं जिसका साइड a है। तो पहले तो बताओ इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो चलो फिर भाई हम पोटेंशियल एनर्जी पता करते हैं। तो हमने कहा कि हमारे पास ये सिस्टम है, ठीक है, इस तरह से मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया, और एक मास यहाँ रखा, एक मास यहाँ रखा, और एक मास यहाँ रखा, ठीक है। ये m मास, ये 2m और ये 4m, ठीक। सबकी साइड क्या है, ये a और a। तो अब तुम देखो m और m इस दोनों के अब दो पेयर बनाने हैं, ठीक है। तो u इज इक्वल टू क्या करेंगे, माइनस, पहले तो सबका माइनस और g कॉमन ले लो, ठीक है, माइनस और g कॉमन ले लो, ठीक है, माइनस g कॉमन ले लो। अब तुम देखो कि क्या होगा कि m और 2m का पेयर, फिर m का इसके साथ पेयर, ठीक है, बाकी और सबके साथ बना ली। तो m इंटू 2m अपॉन m और 2m के बीच की डिस्टेंस a है, ठीक है, प्लस फिर m इंटू 4m अपॉन a ही है उसके बीच की डिस्टेंस, ठीक है। अब m का कर लिया मैंने, अब 2m को पकड़ो, इसके साथ पेयर बन चुका, इसके साथ बनाना है, तो 2m इंटू 4, m 2m इंटू 4m अपॉन अगेन डिस्टेंस इज a। अब तुम देखो 4m को पकड़ो, इसके साथ पेयर बन गया, इसके साथ पेयर बन गया, हो चुका। और वैसे भी मैंने कहा था थ्री पार्टिकल्स है, तो तुम चेक कर लो, 3 इंटू 3 - 1 अपॉन 2, 3 - 1 क्या हो गया 2, तो 2 से 2 काटा तो बचे क्या 3 पेयर बन रहे हैं, इसका मतलब मैंने सही किया है, ठीक। तो u इज इक्वल टू क्या हो गया, -g बाई ए भी कॉमन ले लो, फिर क्या बन रहा है, 2m² प्लस 4m² प्लस 4 जो 8m², ठीक है। तो u इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 और 2 6, 6 और 8 14, तो माइनस का 14 g m² बाई ए। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझसे, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम बताओ, वर्क डन कितना वर्क करना पड़ा इस सिस्टम पे, इफ अ ट्राइंगल इज चेंज्ड फ्रॉम ए टू ए। मतलब अभी ये जो ट्राइंगल बना है जिसकी साइड ए है, अभी यही ट्राइंगल बड़ा कर दिया जाए, मतलब 2a साइड का कर दिया जाए, तो बताओ कि हमें इसमें कितना वर्क करना पड़ेगा। तो यानी कि अब सिस्टम हमारा कैसा हो जाएगा, ऐसे करके, ऐसे, ठीक है, ये हो जाएगा। और मैंने कहा कि भाई यहाँ पे अब मास m रखा है, और यहाँ पे मास 2m रखा है, और यहाँ पे मास 4m रखा है, ठीक है। अब साइड क्या हो गई, 2a 2a 2a, ठीक है, ये चीज हो गई है। अब हमें, अब तुम देखो ये कंडीशन क्या थी, ये इनिशियल कंडीशन थी, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि u इनिशियल क्या था, u इनिशियल क्या था, -14 gm² अपॉन a, ठीक है। अब u फाइनल वाला क्या हो गया, u फाइनल वाला क्या होगा, अब तुम देखो सेम वही मासेज है ना, वही मासेज है, बस क्या बढ़ाई है, a से 2a कर दिया है। तो इसका मतलब मेरा, मैंने जो अभी a के लिए निकाली थी पोटेंशियल एनर्जी, उसी में जो a की जगह 2a कर सकती हूँ मैं, ठीक है। अगर तुम्हें डाउट हो रहा है तो तुम जैसे पहले ऊपर किया ना वैसे ही कर सकते हो, बस डिफरेंस कुछ नहीं आएगा, a की जगह 2a हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू, ठीक है, नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू, यानी कि माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है। मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, ठीक है। तो अब तुम्हें वर्क डन चाहिए, तो यू इनिशियल क्या था, -14 gm² अपॉन ए, माइनस माइनस का 14 gm² अपॉन 2a, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये प्लस का हो जाने वाला है, तो 14 gm² अपॉन 2a माइनस 14 gm² अपॉन a। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 14 gm² अपॉन 2a, ठीक है। समझ गए बात को, क्या किया है ये, क्या किया है समझ में नहीं आया, ये समझ लो ऐसे, इतना पोर्शन जो है इसको x समझ लो, है ना, ये भी सेम है, तो मतलब ये ऐसा नहीं है x/2 माइनस x, है ना। देखो ये इतना पोर्शन x समझ लो, ये सारा x ही है, तो ये ऐसे ही तो हो गया x/2 माइनस x। तो x/2 माइनस x करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, माइनस का x/2 आएगा ना,
ठीक है, तो ये यही हो जाएगा -14 gm² अपॉन 2a। पर यहाँ पर ये जो हमारे पास आया -gm² अपॉन 2a, ये जो फॉर्मूला है, एक्चुअली ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है तुम्हें ये वाला, इसमें ये जो W होता है, दिस W इज वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि यहाँ पे हम कौन सा पढ़ रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फिर हमारे पास ये जो वर्क आया है, जैसे ये समझो कि ये फॉर्मूला जो होता है ये क्या होता है, वर्क डन, ये कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू वर्क डन होता है, तब माइनस डेल्टा यू लिखते हैं। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू वर्क डन है। लेकिन अगर वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स हो, एक्सटर्नल फोर्स, तो हम क्या लिख देंगे इसको, सिंपल डेल्टा यू। ठीक है, माइनस हटा देंगे। तो ये तो अभी हमारे पास आया कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, लेकिन मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो ऑन द सिस्टम कौन कर रहा है, ऑन द सिस्टम ऑब्वियसली वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द एक्सटर्नल एजेंट ही हो रहा होगा। तो हम क्या लिखेंगे इसको, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम कौन कर रहा होगा, एक्सटर्नल एजेंट। यानी कि देखो वर्क डन बाय द सिस्टम होने का मतलब ये है कि मासेस अपने आप ही अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो मासेस अपने आप अपनी पोजीशन थोड़ा ना चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, सॉरी, वर्क डन ऑन द सिस्टम या फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट, और दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। और फिर हम सिंपल अपना प्लस का लिखेंगे, दैट इज पॉजिटिव gm² अपॉन 2a। अब देखो यहाँ पे सारा मैटर ये है कि अब ये वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव क्यों आया। तो एक बात समझो, मैंने पहले भी जब वर्क एनर्जी पावर पढ़ाया था तब मैंने कहा था कि वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स जब भी होता है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। तो एक बात बताओ, जब भी हमने ये किया, जब हमारा ये ऐसे करके था, ठीक है, तो अगर तुम देखो कि 12 ये हमारा पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हुई, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू देखो, देखो अगर माइनस में है ना, माइनस में है तो -14 बाई ये, अगर मैं इतने पोर्शन को x मान लूं, ठीक है, तो पहले क्या थी -x, ठीक है, मतलब इतने पोर्शन को मैं x मान रही हूँ तो -x थी पहले, फिर बाद में क्या होगी -x/2। तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ गई ना, माइनस के साइन में तो वैल्यू कम होती है तो बढ़ती है, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, तो इसका मतलब ये वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स पॉजिटिव होगा, ये क्योंकि ये वर्क डन किसकी वजह से है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, और जब भी निकालना हो तो सिंपल डेल्टा यू लगाना होता है। ये वाली चीज इसलिए बताई थी क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला, हमने याद तो यही फॉर्मूला किया है, तो बट ये ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला जब, मतलब माइनस साइन हम जब लगा रहे हैं, जब वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स है, और तुमने देखा कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, ये एक्चुअली क्या है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट कंडीशन। जैसे कि अगर सपोज करो कि कोई ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के रिस्पेक्ट में, सपोज करो कि वो अर्थ की सरफेस पे रखी हुई है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की सरफेस पे रखी हुई है, ठीक है, और इसकी ये मैंने कहा कि अर्थ की हमारी रेडियस है, तो अर्थ की सरफेस पे कहाँ है, एट अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस। ठीक है, तो ये मेरा, इसका मास है कैपिटल एम और इसका मास है स्मॉल एम, तो फिर हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या देंगे इस सिस्टम की, ये जो स्मॉल एम मास ऑफ अर्थ है, तो ऑब्वियसली हम ऐसे कहेंगे कैपिटल जी स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर, यही लिखेंगे हम, क्योंकि इस मास और अर्थ के सेंटर के बीच में डिस्टेंस आर है। अभी मैं यही मास उठा के कुछ हाइट पर ले जाऊं, ठीक है, यही मास उठा के कुछ हाइट पर ले जाऊं, लेट्स से कि मैं एच हाइट पर ले गई, तो यानी कि एट सम हाइट, एट सम हाइट, कुछ हाइट पर अगर हम ले जाते हैं तो फिर वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वहां पे हम पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्या दे देंगे, ऑब्वियसली -g कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एच प्लस आर। ठीक है, क्योंकि अब इस मास और इस अर्थ के सेंटर के बीच में डिस्टेंस क्या हो गई है, एच प्लस आर। तो इस तरह से हम जब भी अर्थ के रिस्पेक्ट में देख रहे होते हैं तो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी भी मास की इस तरह से निकालते हैं, मास और अर्थ वाले सिस्टम की। ठीक है, लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछे कि क्वेश्चन ये पूछे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताओ इन ब्रिंगिंग द ऑब्जेक्ट
फ्रॉम अर्थ सरफेस टू सम हाइट, मतलब आप अर्थ की सरफेस से उठा के कुछ हाइट तक लेके गए थे जाओ, तो उसमें कितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया। तो हम वो डेल्टा यू लिखेंगे, डेल्टा यू इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर मेरे पास आ जाए तो मैं काफी सारी चीजें निकाल सकती हूँ उससे। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कई बार पूछी जाती है। तो यू फाइनल जो हमारा क्या आया था भाई, माइनस जी एम एम अपॉन एच प्लस आर। ठीक है, तो माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एच प्लस आर। ठीक है, माइनस माइनस का जी एम स्मॉल एम अपॉन आर। ठीक है, ये आया था। तो अगर तुम जब इसे सॉल्व करोगे तो पता है क्या आएगा आंसर, एम जी एच अपॉन 1 + h अपॉन आर। अब ये कहोगे ये स्मॉल जी कहाँ से आ गया, एक्चुअली मैंने क्या किया, स्मॉल जी इक्वल्स टू जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दिया। तो इस तरह से मेरे पास ये फॉर्मूला आ जाता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चन देखना यूं चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अब लेकिन अगर इफ तुम्हारी जो एच है, हाइट जो है वो बहुत छोटी है रेडियस ऑफ अर्थ से, तो यही डेल्टा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, एम जी एच के बराबर हो जाता है। तो ये एम जी एच वाला फॉर्मूला तो सुना सुना पड़ा पड़ा सा लग रहा है ना। ठीक है, वही है ये। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ बॉडी ऑफ मास m इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 10 r। अब 10 r है, इसका मतलब r के कंपेरेबल हाइट है ये। ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। फाइंड द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। g यूनिवर्सल कांस्टेंट है और m मास ऑफ अर्थ है और g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब क्या है इसका मतलब, इन्होंने हमसे क्या पूछा है, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। ऑब्वियसली डेल्टा यू ही तो होगा। अरे ऐसे समझो ना कि इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डेल्टा यू। वही तो, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यही तो निकालना है। तो फिर लगा दो तुम अपना फॉर्मूला, एम जी एच अपॉन 1 + h अपॉन आर। ठीक है, तो एम जी एच की वैल्यू क्या है, 10 r अपॉन 1 + 10 r अपॉन आर। तो ये क्या हो जाएगा, 10 mg आर अपॉन 11। ठीक है, दैट्स इट। लेकिन अगर तुमसे कैपिटल जी देखो, अगर क्वेश्चन में देखो कैपिटल जी और मास एम दे रखा है, मास ऑफ अर्थ, तो इसका मतलब ये इसी के फॉर्म में पूछना चाह रहा है। तो हम क्या कर देंगे कि जी इक्वल्स टू कैपिटल जी अपॉन कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये याद रखना है, क्योंकि ये जी की वैल्यू होती है ना। स्टार्टिंग में तुम्हें जी के वाले फॉर्म चैप्टर में पढ़ाया था, जब जी पढ़ाया था, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ाया था। ठीक है, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं इसी फॉर्मूले में। तो 10/11 यही लिख के रहने देती हूँ मैं, स्मॉल एम जी की जगह कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर करूंगी। और ये आर, तो एक आर से एक आर कट जाएगा, ये ऊपर से आर कट जाएगा, इतना रह जाएगा। ठीक है, तो इतना भी हमारे डेल्टा यू आ जाएगा। तो ये भी लिख सकते हैं और ये वाला भी लिख सकते हैं, तो जैसा भी ऑप्शन में दिया हो उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट h इक्वल्स टू 2r। तो h इक्वल्स टू 2r से गिराई है, तो मतलब ये जो हाइट है वो कंपेरेबल तो है। फाइंड द स्पीड विद विच इट विल कोलाइड विद द ग्राउंड बाय निग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ एयर। तो ऑब्वियसली जब ऊपर से गिर रही है ये जो बॉल है, इसको h इक्वल्स टू 2r से गिराया जाता है यहाँ अर्थ की सरफेस पर। तो यहाँ पे बताना है कि इससे टकराएगी तब वेलोसिटी क्या होगी। तो ऑब्वियसली तुम क्या करोगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अब mgh नहीं लगाओगे, क्यों, क्योंकि हाइट जो है वो कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ है, तो h अपॉन r करोगे इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, तो h की जगह पे हम रख देंगे 2r अपॉन 1 + 2r/r इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो m से m कैंसिल हो गया, आगे देखते हैं यहाँ पे। तो और यहाँ पे r से r कैंसिल हो गया, तो नीचे बचा 3। ठीक है, तो 2/3 mg r, नोट तो mgr क्या लिख देंगे, सिंपल gr। ठीक है, 2/3 gr इक्वल्स टू v²/2। तो सिंपल v² इज इक्वल टू हो गया 4/3 gr, है ना। और अगर मैं इसको हटाऊं तो
√4/3 GR, ठीक है। और बाकी अगर तुम्हें उसके फॉर्म में लिखना है कैपिटल जी वाले फॉर्म में, तो जी यहाँ पे हम स्मॉल जी की वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्या लिख देंगे, कैपिटल GM/R² करेंगे, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर ये तो क्या हो जाएगा, ये मीटर/सेकेंड, ठीक है। तो दैट्स इट, हमने पढ़ लिया अपना ग्रेविटेशन पोटेंशियल और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो आई होप कि तुम लोगों को सारा समझ में आ गया होगा। बाकी आगे का जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन कीप सॉल्विंग द क्वेश्चंस एंड लाइक द लेक्चर, और कमेंट और लाइक और शेयर प्लीज जरूर कर दिया करो, ठीक है। तो बहुत सारी मेहनत लगती है यार, है ना, बहुत सारी। तो नोट्स बनाने में, कंटेंट डिलीवर करने में, पढ़ाने में, मतलब एक मोटिवेशनल वीडियो बनाने में और एक पढ़ाने के लिए लेक्चर बनाने में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है रादर देन कि बैठ के सिर्फ मोटिवेशन देने में, मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ तुम्हारा सपोर्ट, तुम्हारा शेयर, तुम्हारा लाइक, तुम्हारा कमेंट ही मेरा मोटिवेशन है, तो इतना तो कर दो, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सॉल्विंग द क्वेश्चंस।